नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आपला महाराष्ट्र में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नागपुर वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बता दें आपको कि समृद्धि महामार्ग का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही 5 से अधिक परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। बताया जा रहा है कि इससे पहले नागपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और प्रधानमंत्री सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। टोटल समृद्धि एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर का है। नागपुर 0 पॉइंट है और 701 मुंबई। और फिलहाल नागपुर से शिरडी तक इसका इनाग्रेशन कर रहे हैं। तो सेकंड फेज में शिरडी से मुंबई तक करेंगे। अराउंड 26 टोल प्लाजा टोटल मुंबई तक है और शिरडी तक 18 है। कैसे कैसे टोल इनसे वसूला जाएगा, किसको किसको इसमें एंट्री दी गई है, क्या किलोमीटर होगा? एक्सेस कंट्रोल रोड होने की वजह से कोई भी यूज़र जितना किलोमीटर चलेगा उतना ही उसको टोल चार्ज लगेगा। जहाँ उसकी एग्जिट हो जाएगी और जहाँ से एंट्री हुई उतना ही उसको टोल चार्ज किया जाएगा। थोड़ा और इसमें विस्तार से बताइए, कितने टोल बूथ होंगे, क्या सुविधा है, क्या नई टेक्नोलॉजी है जिस वजह से जो यहाँ से परिवहन के लिए जो जाएंगे उनको सुविधा मिले, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करके बताइए। एक्चुअली इसका स्पीड डिज़ाइन जो है रोड का किया हुआ है 150 किलोमीटर की वजह से, और 120 किलोमीटर गवर्नमेंट का रूल है। तो 120 की स्पीड से आप जा सकते हो। और कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के विरोध में सोलापुर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर दिया है। दरअसल पिछले कई दिनों से चले आ रहे इस कर्नाटक राज्य सीमा विवाद को लेकर मामला अब और गर्माता जा रहा है। कर्नाटक राज्य कन्नड़ रक्षक वेदिका संगठन की ओर से महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुतले को फूंका गया था और इसी के विरोध में और प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए शिंदे गुट के जो तमाम समर्थक और कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपना आक्रोश इस तरीके से दिखाया है। तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं उनका पुतला बनाया गया है और उसके बाद उसको आग लगा दी गई है। सोलापुर की ये खबरें हैं जो आपको बता रहे हैं। जो दृश्य है सोलापुर से सामने आया है। शहर में 4 हुतम्मा चौराहे पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की ओर से कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के पुतले को जवाबी हमला कहते हुए उसे फूंक दिया गया है। कर्नाटक सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। और यहां आपको बता दें कि युवा सेना के जिला प्रमुख सागर शितोड़े ने यहां पर इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया है और इसी बीच विरोध दर्शाते हुए पुतला दहन किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ भाई शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तानाजी सावंत आवाज कुणाचा? मनसे नेता अमैया खोपकर ने कहा है कि पाकिस्तानी फिल्म किसी भी हाल में भारत में रिलीज नहीं की जाएगी। मनसे किसी भी कीमत पर पाकिस्तानी फिल्म और पाकिस्तानी कलाकारों का कुछ भी भारत में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। नमस्कार। आने वाले 23 दिसंबर 2022 को एक पाकिस्तानी फिल्म है जो पाकिस्तान में उसकी निर्मित हुई है, द लीजेंड ऑफ मौला जट। उसका भारत में, हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में उसका थिएटर में रिलीज करने का प्लान इन लोगों का है। उसमें कुछ हिंदुस्तान के एजेंट है इन पाकिस्तानी फिल्म के, वो उनका प्रयत्न है कि हिंदुस्तान में ये फिल्म रिलीज करें। मैं ये वीडियो के माध्यम से उनको इशारा देना चाहता हूँ, इशारा नहीं, उनको एक धमकी समझिए। किसी भी प्रकार का पाकिस्तानी मनोरंजन, पाकिस्तानी फिल्म या पाकिस्तानी कलाकार हम हिंदुस्तान में उसकी परमिशन नहीं देते और उनको यहाँ पे आना, यहाँ पे फिल्म रिलीज करना, उनको बिल्कुल हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। और जो कोई भी इसको सपोर्ट करेगा उनके खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जाएगी। पर किसी भी प्रकार से पाकिस्तानी फिल्म और पाकिस्तानी कलाकार या पाकिस्तानी किसी भी क्षेत्र का मनोरंजन हिंदुस्तान में होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और रणबीर कपूर जैसे जो कलाकार है जो इन पाकिस्तानी कलाकार और पाकिस्तानी फिल्मों का समर्थन करते हैं, मैं उनका निषेध करता हूं और रणबीर कपूर को चेतन देकर रखता हूं कि इस प्रकार का समर्थन अगर आपके ओर से पाकिस्तानी फिल्मों को हुआ तो आपके भी फिल्म का निषेध यहाँ पे जरूर होगा। पाकिस्तान को लेकर कोई किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज हिंदुस्तान में चलेगा नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।
और इस बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर पत्रकारों के सामने आग उगली है। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि शिंदे गुट को तलवार और ढाल निशानी देने के साथ ही एक ताला भी निशानी के रूप में देना चाहिए था। कहा गया है कि कर्नाटक एक तरह सीमा विवाद पर आंख दिखा रहा है और दूसरी तरफ हमारी सरकार है जो जवाब तक नहीं दे पा रही। सगळ्यांनी जोरदार भूमिका मांडली। आमचे विनायक राऊत, अरविंद सावंत, बरं का, आमचे ओमराजे निंबाळकर या सगळ्यांनी जोरदार भूमिका मांडली। अमित शहा यांच्याकडे सुद्धा ती भूमिका आहे। हे कुठे होते सगळे? महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानासाठी पक्ष सोडला म्हणताय ना? कुठे आहे स्वाभिमान? कुठे गहाण ठेवला? ठीक आहे, बोला अजून। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 इंच कर्नाटकाचे खासदार देखील भेटणार आहेत। भेटू द्या। देशाच्या गृहमंत्र्यांनी म्हटलं मी मध्यस्थी करेन। तुमचे मुख्यमंत्री ऐकायला तयार नाहीत, ते ऐकायला तयार नाहीत आणि तुम्ही नेमलेले इकडले मुख्यमंत्री तोंडाला कुलूप लावून बसले। षडयंत्र वाटतंय कारण मुद्दामून उचकवल्यासारखं केलं। 100% महाराष्ट्राची अवहेलना पदोपदी करावी, महाराष्ट्राचा अपमान करावा यासाठी षडयंत्र आहे। अशा वेळेला राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जोरदारपणे उठून उभं राहायचं असतं। तेच बसले आहेत। काल भाजपच्या नेत्यांनी देखील वक्तव्य केलेलं आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, कर्मवीर भाऊराव पाटील असतील, त्यांच्याविषयी एकंदरीत बोलले की भीक मागून यांनी शाळा सुरू केली असं वक्तव्य असं आहे की ज्या पक्षाचे नेते छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करतात, ज्या पक्षाचे नेते शिवाजी महाराजांना आदर्श मानत नाही, ज्या पक्षाचे राज्यपाल सावित्रीबाई फुल्यांचा अपमान करतात, ज्या पक्षाचे मंत्री आणि प्रवक्ते छत्रपती शिवाजींनी औरंगजेबाची माफी मागितली असं म्हणतात, त्याच पक्षाचा हा वंश आहे। हे अकलेचे कांदे आहेत सगळे। कोणी भीक मागितली? मग तुमच्या तिजोरीमध्ये जे पैसे येत आहेत पक्षाच्या ती भीक आहे असंच मानलं पाहिजे। आणि जे खोके तुम्ही वाटलेत महाराष्ट्रात सत्ता आणण्यासाठी ती सुद्धा भिकत दिली असं म्हटलं पाहिजे। ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, विठ्ठलरामजी शिंदे यांनी लोकवर्गणीतून संस्था उभ्या केल्या, लोकवर्गणीतून। आणि डॉक्टर आंबेडकरांनी त्यानंतर आपले हे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी कधी ज्योतिराव फुले, एकेकाळी ज्योतिराव फुल्यांचं उत्पन्न हे टाटापेक्षा जास्त होतं, आपल्याला माहिती आहे। ज्योतिराव फुले त्या काळातले सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती होते आणि त्यांनी आपली संपत्ती। मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने पत्रकारों से बात करते हुए कह दिया है कि मेरे संभाषण से अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल से लेकर बीजेपी नेता फिलहाल विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में है। पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी महाराज के खिलाफ बयान दिया था और अब बीजेपी के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए करने वाले लोगों के संदर्भ में विवादित बयान दे दिया है। पाटिल ने कहा कि ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और कर्मवीर भाऊराव पाटिल जैसे महान लोगों को भी स्कूल खोलने के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ी थी, क्योंकि तब सरकारें स्कूल को अनुदान नहीं देती थी। महापुरुषों के द्वारा स्कूल खोलने के लिए लोगों से भीख मांगने वाले उनके इसी बयान को लेकर विपक्ष ने महापुरुषों का अपमान बता दिया है। अब विपक्ष का यह आरोप है कि इन महापुरुषों ने कभी भी किसी से भी भीख नहीं मांगी, बल्कि समाज के उत्थान के लिए जन सहयोग का सहारा लिया था। हार घालण्यासाठी मी हार घालावा माझा मोठ्या प्रमाणावर आंबेडकरवादी आले होते आणि त्यांनी जुन्या आठवणी सांगितल्या की डॉक्टर बाबासाहेबांचं नाव मराठवाडा विद्यापीठाला देण्याचा जो संघर्ष झाला त्यावेळेला मी विद्यार्थी परिषदेचा राष्ट्रीय महामंत्री ऑर्गनायझर होतो। तर कसा गावोगाव मी संवाद यात्रा काढून लोकांना समजावलं आणि त्याबद्दल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची एक अप्रतिम मूर्ती मला भेट देऊन सन्मान झाला। बाबासाहेबांच्या एकूण चिंतनामधलं मी जेवढं वाचलं आहे तेवढं त्यांनी वाचलेलं ते माझ्यासमोर चर्चेला आहे। तर बाबासाहेबांबद्दलचा आदर, महात्मा ज्योतिराव फुलेंबद्दलचा आदर, कर्मवीर भाऊराव पाटलांबद्दलचा आदर, महर्षी कर्वेंबद्दलचा आदर हा मला कोणी शिकवण्याची आवश्यकता नाही, तो माझ्या मनामध्ये आहे। नुसता आदर नाही, तो श्रद्धा आहे
आय एम कन्विन्स की जर डॉक्टर बाबासाहेब और बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एक एफआईआर रजिस्टर होने का हवाला देकर यह आरोप लगा दिया है कि एफआईआर होने के 100 दिन बाद भी जंबो कोविड सेंटर घोटाले की जांच शुरू नहीं हो पाई है। किरीट सोमैया ने मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जंबो कोविड सेंटर की जल्द से जल्द जांच शुरू करनी चाहिए। संजय राउत की पार्टनर सुजीत पाटकर की कंपनी को 100 करोड़ का ठेका मिला था और ठेके में कई करोड़ का भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया था और इसको लेकर एक एफआईआर की गई थी। लेकिन अब ये आरोप सामने आ रहा है कि एफआईआर होने के 100 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कार्रवाई शुरू नहीं की गई। महापालिका जम्बो कोविड सेंटरचा तपास अजून सुरूच झाला नाही। एफआयआरला 100 दिवस झाले। मुंबई महापालिका यांनी अजूनपर्यंत पोलिसांना एकही कागदपत्र दिलेले नाही। मी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना विनंती केली आहे की त्यांना तपास त्वरेने व्हावा असे आदेश द्यावे। संजय राऊत यांचे पार्टनर सुजीत पाटकर यांना 100 कोटीचा कॉन्ट्रॅक्ट मिळाला होता। और अब रुक करेंगे सोलापुर की ओर, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटिल का पुतला फूंक दिया है। बता दें आपको कि शिक्षण अनुदान के विषय में चंद्रकांत पाटिल ने जिस तरह का बयान दिया था, उसी से नाराज होकर डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने कार्यकर्ताओं ने मिलकर चंद्रकांत पाटिल का पुतला फूंक कर आंदोलन किया। सोलापुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर प्रदर्शन कर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। जो दीड दमडीचा शाणा आहे, त्यांनी जो बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले आणि कर्मवीर भाऊराव पाटलांबद्दल जो वक्तव्य केलं, त्याच्या निषेधार्थ आज त्यांचा पुतळा झालेला आम्ही डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीनं पुतळा झालेला आहे। भाजपच्या प्रत्येक नेत्याकडनं महापुरुषाबद्दल बेताब वक्तव्य चालू आहेत। ह्याच्या अगोदर छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल होता, आता बाबासाहेबांपर्यंत त्यांची मजल गेलेले आहे। हे एक टेस्ट करत आहेत की इथला बहुजन समाज यांच्या महापुरुषाला झाल्यावर काय करतो, हे एक टेस्ट चालू आहे हे सगळ्या भविष्य घडवून आणण्याची। पण बाबासाहेबांचे अनुयायी कदापि सहन करणार नाही। आज याच्या पुढे जर भाजपच्या कुठल्या कार्यकर्त्यांनी किंवा नेत्यांनी बाबासाहेबांच्या विरोधात वक्तव्य केलं तर त्यांना महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार का इंतजार करने वाले विधायकों के लिए एक तगड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार नहीं होने के संकेत सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि सीएम शिंदे ने विधानसभा सत्र के लिए अपने विभागों को दूसरे मंत्रियों को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर सौंप दिया है और इसी के बाद अब विधायकों में भी चर्चा शुरू हो चुकी है। अब खबर है चंद्रपुर से, जहां पर एमआईडीसी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुसूदन रुंगटा ने आरोप लगा दिया है कि कंपनियों को निकृष्ट यानी निम्न दर्जे का कोयला दिया जा रहा है और कोयले की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। इसी मामले की जांच अब सीबीआई के द्वारा की जानी चाहिए और इस जांच को लेकर उन्होंने मांग उठाई है। कोयले की मिलावट के तो शॉर्टेज के नाम से बहुत साधारण गड़बड़ की गई। जो भी स्पॉन्ज आयरन का डस्ट था, जो मिट्टी पत्थर उस पर पानी मारकर 40-45% उसको बढ़ाकर इंडस्ट्री सप्लाई की गई, उससे बहुत सारे उद्योगों की हालत ख़राब हो गई। आज कोयला जो पिछले 1 साल पहले 5,000 रुपये था, उसका वैल्यू 14-15 हज़ार हो गया और उसके बाद ऐसा भीषण सबसे खराब कोयला मिले शॉर्टेज के नाम से, तो इंडस्ट्री की वैसी कमर टूट गई, पावर हाउस की वैसे कमर टूटी है, सीमेंट की टूटी है। और इससे चंद्रपुर, बड़ी और नागपुर जैसे इलाके भी जहाँ कोयला सप्लाई होता है बदनाम हो रहे हैं। हमारी सरकार से अनुरोध है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से, जो ऐसा काम कर रहे हैं उनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिस तरह की इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। उससे पता लगे कि जो उद्योगों को नुकसान हो रहा है, एक उद्योग बंद होता है तो कम से कम 300-400 लोगों का रोजी रोटी जाती है और ऐसे कई उद्योग बंद होने के रास्ते में कोयले के कारण आ गए हैं। देखिए, स्मृति मार्ग से जो कहा गया है कि इससे स्मृति विदर्भ में आएगी, लेकिन चंद्रपुर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला। आज पूरे महाराष्ट्र को 95% इलेक्ट्रिसिटी, 90% सीमेंट, 75% कोयला और उसी हिसाब से पेपर 90% इस जिले से जा रहा है। फॉरेस्ट के बहुत प्रोड्यूस जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर हमको खाली 2 लेन हाईवे मिले तो उससे। और जलगांव में दूध संघ मतदार संघ के लिए विधायक मंगेश चौहान और एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाताई खड़से आमने सामने है।
विधायक मंगेश चौहान ने इस बीच 40 गांव मतदान केंद्र पर मतदान कर अपने मतदान का हक अदा किया है। तो वहीं मतदाताई खड़से ने भूसावाल मतदान केंद्र पर अपना मतदान किया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। औरंगाबाद से खबर है कि सिद्धार्थ उद्यान से 2 शेर गुजरात के कमला नेहरू गार्डन में मंगवाए जाएंगे। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा और सिद्धार्थ उद्यान से 2 शेर गुजरात भेजे जाएंगे और गुजरात से 10 सयाल, 2 IMO पक्षी, 3 कोहला और 6 SPN बिल पक्षी औरंगाबाद लाए जाएंगे। 7 ऑक्टोबर 2022 या पत्रानुसार आपल्या औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या अंतर्गत असलेल्या सिद्धार्थ उद्यानातील प्राण्यांचे म्युच्युअल एक्सचेंजचे त्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली असून इथले प्राणी कमला नेहरू झुऑलॉजिकल गार्डन अहमदाबाद येथे जाणार आहेत। औरंगाबाद महानगरपालिकेने जे प्राणी गुजरात अहमदाबाद देण्यापेक्षा ते आहेत, टायगर्स आहेत आपले 2, रंजना आणि प्रतिमा फिमेल, हे 2 टायगर्स आपण तिकडे देणार आहोत। त्या व्यतिरिक्त आपण ब्लॅक जॅकेल देणार आहोत। मेल आहेत आपले 2, फिमेल आहेत 4 आणि अहमदाबादवरून आपल्याला जे प्राणी येणार आहेत ते आहेत जॅकेल येणार आपल्याला 1 मेल येणार आहे, 2 फिमेल येणार आहेत। सायाळ जो प्राणी आहेत ते आपल्याकडे येणार आहेत 5 मेल 5 फिमेल। इमो आपल्याकडे येणार आहेत 1 मेल 1 फिमेल आणि स्पिनबुल जे पक्षी आहेत ते आहेत आपल्याला 3 मेल आणि 3 फिमेल। ही सर्व प्रक्रिया सेंट्रल झू ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार होत आहे। लवकरच 15 दिवसाच्या आत ही पूर्ण एक्सचेंजची प्रक्रिया। और नागपुर मेट्रो रेलवे का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया गया है। और वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने कहा है कि नागपुर मेट्रो को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए जाने का संपूर्ण महाराष्ट्र को गर्व है। नागपूर मेट्रोचं नाव हे गिनीज बुकमध्ये गेलं याचा संपूर्ण नागपूरकरांना आणि महाराष्ट्राला अभिमान आहे। पण हे जे काँग्रेसचं ब्रेनचाइल्ड होतं सरकार बदलल्यामुळे भाजपच्या काळात झालं, गडकरींचं याच्यामध्ये मोठं श्रेय आहे, त्यांना ते दिलं पाहिजे। पण आमचे पंतप्रधान इतके नार्सिस्ट आहेत, आय एम मी अँड मायसेल्फ 2 रुपये 3 रुपये किलोच्या पाकिटवर सुद्धा ज्यांना स्वतःचं नाव पाहिजे ते काय एवढ्या मोठ्या कामाचं श्रेय दुसऱ्या आपल्या टीम मेंबरला देणार? असा कॅप्टन राहू शकत नाही। आणि त्यामुळे आमचं तर असा विश्वास व्हायला लागला की भाजपचे जे कार्यकर्ते म्हणतात की गडकरींना मंत्रिपदावरही ठेवणार नाही आणि त्यांना पुढच्या लोकसभेची तिकीट पण देणार नाही। और पत्रकार विकास संघ की ओर से मलाड पश्चिम स्थित साई ग्रैंड पैलेस होटल में कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया और इस अवसर पर बीजेपी के सांसद गोपाल शेट्टी ने पत्रकारों की हौसला अफजाई भी की है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकार, समाजसेवी, अधिकारी, राजनीतिज्ञ उपस्थित रहे और साथ ही पत्रकारों को भव्य तरीके से सम्मानित किया गया है। अब रुक करेंगे यवतमाल की ओर, जहां से खबर है कि अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। बता दें आपको कि 26 जनवरी 2020 को एक 14 साल की नाबालिग लड़की जो कि अपने दोस्तों के साथ एक झरने के पास घूमने गई थी, उसी समय वहां पर आए कुछ और लोगों ने उसे डराकर उस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। लड़की ने इस मामले की जानकारी अपने घर वालों को जब दी तो घर वालों ने पुलिस में शिकायत की। इस मामले की सुनवाई के बाद अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश SW चौहान ने दोनों आरोपियों पर 40,000 का दंड लगाते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। आज रोजी श्री चव्हाण साहेब एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यवतमाळ यांनी एक चांगला समाजात उदाहरण बसवलं आहे। कारण त्यांनी 2 आरोपी होते, गँगरेपची केस होती, त्यांना मरेपर्यंत आजीवन कैद अशी सजा ठोठावली आहे। तसेच 40,000 रुपये प्रत्येकी दंड असे करून त्यांना 80,000 एकूण दंड आणि दंड न भरल्यास दोघांना 6 महिन्याची साधी कैद असे करून एक सजा देऊन असे एक। और नई मुंबई का तलोजा पुलिस ने ATM कार्ड की अदला बदली कर लोगों के साथ धोखा करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। इस बीच पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बता दें आपको कि खबरी यानी मुखबिर की सूचना से इन तीनों को जाल में फंसाया गया और साथ ही तीनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनके पास से 97 ATM कार्ड बरामद किए और साथ ही इस पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है।
स्टेशनच्या टीमने जे वयोवृद्ध महिला किंवा जे जखमी आजारी जे व्यक्ती असतात ते ATMमध्ये जाताना त्यांना ATM ऑपरेट करण्यात अडचणी निर्माण होतात, तर त्या मदतीच्या बहाण्याने त्यांना मदत करण्याच्या बहाण्याने त्यांचे ATMचे पिन कार्ड मिळवून ते ATM बदलवून ते त्यांची फसवणूक करणारी टोळी मधील आरोपी ताब्यात घेतले। यामध्ये जवळपास 3 आरोपी ताब्यात घेतले, त्यांच्याकडनं 5 मोबाईल। और नई मुंबई में एक 59 वर्षीय महिला ने मरने से पहले कई लोगों की जिंदगी संवारने की खूबसूरत पहल कर दी है। ये महिला आज खुद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में जिंदा जरूर है। बता दें आपको कि एक महिला ने अपने शरीर से 10 अंग यानी 10 ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट कर दिए हैं। लोगों के जीवन को सुधारने की ये कोशिश महिला की तरफ से की गई। दरअसल नई मुंबई के बामन डोगरी इलाके में रहने वाली ताराबाई महात्रे के सर पर एक घाव लगा और उस घाव की वजह से उनका ब्रेन डेड हो गया था। ताराबाई की इच्छा अनुसार उनके बेटे ने उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के 10 अवयव दान कर दिए हैं। या आजारी पडली होती एवढं माहीत पडल्यावर आम्ही तिला हॉस्पिटलला नेलं आणि लूज मोशन होतं हे आम्ही डॉक्टरला सांगितलं, त्याप्रमाणे ती ट्रीटमेंट चालू होती। पण नंतर दुसऱ्या दिवशी MRI आणि CT स्कॅनमध्ये माहीत पडलं की तिच्या डोक्याला मार लागला आहे। मग आम्ही MPCTला तिला ॲडमिट केलं खानपाडला। तिथे तिसऱ्या दिवशी आम्हाला तिची मुवमेंटच दिसत नव्हती। मग माझ्या मित्र अभय पवारच्या ॲक्च्युली हे जे ग्रीन कॉरिडॉर राहतं हा याच्यासाठी राहतो की ते जे अवयव असतात हे जेवढ्या लवकरात लवकर पुढच्या पेशंटला जातील तेवढं त्यांचं ऑपरेशनचं सक्सेस रेट वाढतो। ही जी लिस्ट असते ही पूर्णतः गव्हर्नमेंटकडून दिलेली असते आणि त्याच्यामुळे आम्हाला फक्त हॉस्पिटलबद्दल सांगितलं जातं की कोणता अवयव कोणत्या हॉस्पिटलला गेला आहे, परंतु कोणत्या पेशंटला। अब मुंबई की दहीसर से खबर है, जहां पूर्व DN दुबे रोड पर 2-3 दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि शाम के 7 बजे के आसपास यह हादसा हुआ और करीब दहीसर पूर्व DN दुबे रोड की 3 दुकानों में ये भीषण आग लग गई है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया है। काफी कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। कुछ हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी विकराल थी। हालांकि इस पूरी घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी फिलहाल ये जांच का विषय है और इस पे कार्रवाई की जा रही है। कल शाम को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हो गया है। ड्राइवर ने हैंड ब्रेक लगाकर ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये ट्रक डिवाइडर से जा टकराया है। लेकिन गनीमत ये रही कि इस पूरी दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। पूरी घटना एक यात्री ने अपने कैमरे में कैद कर ली है और तस्वीरों के जरिए हम आपको वीडियो दिखा दे। यहाँ पर ये ट्रक देखा जा रहा है और इसके आगे एक बाइक आती है, लेकिन ये जो ट्रक है असंतुलित होकर साइड से टकरा जाता है। एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती थी, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से पूरा हादसा होने से टल गया है। सभी सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आपको बता दें कि नवी मुंबई से है, जहां नेरल इलाके में 2 गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में आई एक लड़की को मामूली धक्का लगने की वजह से विवाद भड़का और आपस में ये 2 गुट भिड़ गए हैं। इसके बाद लाठी डंडे चलाए गए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब जमकर शेयर किया जा रहा है। तस्वीरों में हम आपको भी ये वीडियो दिखा दें। यहाँ पर ये 2 गुट बाहर निकल आए हैं समारोह से और उसके बाद आपस में एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार किया गया। बताया जा रहा है कि जो पूरा विवाद है ये एक लड़की को धक्का लगने से शुरू हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आए और एक दूसरे के साथ पहले गाली गलौज किया गया और फिर एक दूसरे पर हमला करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग एक दूसरे की तरफ भागदौड़ करते हुए आ रहे हैं और हमले किए जा रहे हैं यहाँ पर, और इस घटना का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है।